हेलो। कैसे हैं आप सब? आज जो है अपने सब आज के वीडियो में जो है देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज से है। तो अगर आप इस चैप्टर को ठीक से स्टडी किए हैं तो आराम से ये बन जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन जो है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आपको समझने में भी सुविधा होगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संरचना अपूर्ण उपास्थलीकृत वलयों द्वारा समर्थित नहीं होती है। आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम पढ़े होइएगा, तो जब डायग्राम पढ़े थे तो उस समय हम आपको बताए हुए थे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से संरचना हम आपको बता दिए थे, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है, या इसी को आप विंड पाइप कहते हैं। इस विंड पाइप के ऊपर क्या देखे थे कि इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज क्या होता है, इस पर प्रेजेंट रहता है कुछ इस तरीके से। फिर यही जो है विंड पाइप जब ब्रांच में बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर देखे थे आप ये भी क्या हो गया था, ये भी डिवाइड कर दी गया था, जिसे क्या बोले थे, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोले थे। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज जो रहता है ये प्राइमरी ब्रोंकाई पर भी रहता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई पर। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये जो है किस पर से मतलब जो है कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट नहीं रहता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर कह रहा है ट्रेकिया जो कि इस पर प्रेजेंट रहता है। दूसरा पर है सेकेंडरी ब्रोंकाई, इस पर भी क्या रहता है, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट रहता है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर पर है प्राइमरी ब्रोंकाई, तो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, तो प्राइमरी ब्रोंकाई पर होगा, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई पर भी होगा। लेकिन हम आपको थ्योरी में बताए हैं कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होता है इस पर ये धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। इस पर जो है सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग देखने को नहीं मिलता है। तो इसके अनुसार जो देखिएगा तो आपका राइट नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ये एक सीधा ट्यूब है, सीधा नली है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड एट द लेवल ऑफ। सबसे पहले देखिए बात यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का चर्चा किया गया। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा शरीर जो है दो भागों में बटा हुआ है, वो डायफ्राम बांटने का काम करता है। चेस्ट के पास जो है, चेस्ट के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम से ऊपर का पोर्शन थोरेसिक कैविटी कहलाता है और डायफ्राम से नीचे का पोर्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी के कहता है कि मिड पोर्शन में आकर के जो है ये विंड पाइप क्या होता है, डिवाइड करता है। अब उसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को देखते हुए अपने सब राइट आंसर को टिक करेंगे। पहला नंबर ऑप्शन देखिए करा सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा, दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा, तीसरा नंबर कहता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा, चौथा नंबर पर कहता है फिफ्थ लंबर वर्टेब्रा। सबसे पहले देखिए वर्टेब्रा, वर्टेब्रा का मतलब हो गया रीढ़ का हड्डी। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे तो छोटा सा जानकारी ले लीजिए, हमारे शरीर में जो है एक एडल्ट में रीढ़ के हड्डी का संख्या कितना होता है, 26। वही एक बेबी की बात करेंगे, एक बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे में कितना होता है, 33 रीढ़ का हड्डी होता है, जो कि गर्दन से लेकर के नीचे जो है हिप बोन तक जो है आपका रीढ़ का हड्डी फैला होता है। इन 26 की बात करेंगे, अब देखिए क्योंकि यहां पर लिखा सर्वाइकल वर्टेब्रा है ना, आगे भी सर्वाइकल वर्टेब्रा है, लंबर वर्टेब्रा है, थोरेसिक वर्टेब्रा है, तो ये 26 हड्डी अलग अलग वर्टेब्रा में बटा है। हमारे गर्दन में टोटल 7 वर्टेब्रा पाया जाता है, जिसका नाम है लंबर वर्टेब्रा। क्या कहता है, लंबर वर्टेब्रा। इसके बाद इस लंबर वर्टेब्रा के नीचे देखिएगा तो 12 वर्टेब्रा रहता है, जिसे कहा जाता है थोरेसिक वर्टेब्रा, जो कि 12 थोरेसिक वर्टेब्रा से 12 रिब्स लेफ्ट और राइट साइड में जो है निकला रहता है। इसके बाद बात करेंगे तो थोरेसिक वर्टेब्रा के नीचे 5 पाया जाता है लंबर वर्टेब्रा। क्या पाया जाता है, 5 पाया जाता है लंबर वर्टेब्रा। इसके बाद एक होता है सैक्रम वर्टेब्रा और एक होता है कॉक्सिजियल वर्टेब्रा। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना हो जाता है, 26 वर्टेब्रा हो जाता है। अब जरा एक बार और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्या कहता है कि ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ये एक सीधा लाइन है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, मतलब थोरेसिक कैविटी के मध्य तक ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, व्हिच डिवाइड एट द लेवल ऑफ। तो थोरेसिक कैविटी के में जब वो थोरेसिक कैविटी की ओर जब आगे बढ़ता है तो किस लेवल पर जाकर के ये डिवाइड करता है। तो अब यहां से ऑप्शन अगर आप पढ़िएगा ठीक से तो आसानी से आप ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वाइकल वर्टेब्रा गर्दन में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए वाले कहता है फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा, फिर से वही बात, गर्दन का हड्डी है सर्वाइकल वर्टेब्रा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, देखिए फिफ्थ लंबर वर्टेब्रा, ये तो थोरेसिक वर्टेब्रा से नीचे, थोरेसिक कैविटी के नीचे का पोर्शन हो गया, तो ये चौथा नंबर भी आपको नहीं होगा। तो चार में से तो कोई एक ऑप्शन होगा ही, तो आपका तीसरा नंबर देखो फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा, यानी कि आप 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा के बाद पांचवा नंबर जो रीढ़ का हड्डी होगा उसके आसपास से क्या होता है, तो ये विंड पाइप डिवाइड कर जाता है। तो यहां पर दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर पर क्या कहता है, आउटर प्लेयूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद। देखिए क्या कहता है, आउटर प्लेयूरल मेम्ब्रेन। तो प्लेयूरल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये दो होता है, बता देते लंग्स के
चारों ओर से दो मेम्ब्रेन रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे जो है प्लेयूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अंदर वाला जो मेम्ब्रेन रहता है वो लंग्स के साथ जुड़ा रहता है, और बाहर वाला मेम्ब्रेन जो रहता है वो थोरेसिक कैविटी के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ जुड़ा रहता है? थोरेसिक कैविटी के साथ। तो उसके अनुसार देखिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थोरेसिक कैविटी। क्या हो जाएगा? थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप जो है पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी अगर ठीक से पढ़े हैं तो इन चीजों को आसानी से समझ जाइएगा। देखिए क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, मतलब फोर्सिबल बलपूर्वक हम जो भी फेफड़ा में एयर है जब हम उसे बाहर निकाल देंगे तो बचा हुआ एयर क्या कहलाएगा? बचा हुआ एयर जो है क्या कहलाएगा? तो आप देखिए, आपको पता है 500 ml एयर हम क्या करते हैं? इंस्पायरेशन के जरिए फेफड़ा में भरते हैं, 500 ml एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो 500 ml जो लिए, 500 ml जो बाहर निकाले, उसे क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। अब ऐसे देखिए, हमने 500 ml हवा को निकाल दिया, टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया। तो टाइडल वॉल्यूम को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अब जो भी एयर है बलपूर्वक जो हम निकालेंगे उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। उसके बाद जो एयर बच जाता है उसे रिसीडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसीडुअल वॉल्यूम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मतलब कहता है कि बलपूर्वक हम क्या करेंगे? फोर्स एक्सपायरेशन के जरिए जो है पूरा हवा को क्या करेंगे? फेफड़ा से बाहर निकाल देंगे, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद कहता है कि हमारे जो है फेफड़ा में, मतलब द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सिबल आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन इज, यानी कि बलपूर्वक उच्च श्वसन के बाद व्यक्ति में वायु का अधिकतम आयतन होता है। तो फोर्सिबल जो हम निकालेंगे, जो निकालेंगे वो भी हो जाएगा। क्या था? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद क्या था? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम फिर से, आपको पता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2500 से 3000 ml होता है, तो प्लस में क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसके अनुसार देखिएगा तो एक दूसरा नंबर ऑप्शन होता है। इसके बाद देखिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला भी हो गया, दूसरा भी। अब तीसरा नंबर पर देखिए क्या लिखा, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम निकाल दे तब तो फिर क्या बचेगा? यही बचेगा ना जी। तो इस तरीके से देखिएगा तो आपका तीनों ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट अपने सब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 6 नंबर क्वेश्चन करा कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट राइट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है ब्रीदिंग के बारे में, और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है? गलत है। उस गलत ऑप्शन के बारे में अपने सबको पता करना है। पहला क्या लिखा है? पहला नंबर ऑप्शन करा कि मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो ये सही बात है। क्या होता है कि जब हमारे फेफड़ा का ग्रेडियंट प्रेशर बाहर से, एटमॉस्फेयर से अगर कम होता है तो बाहर से हवा क्या होता है? हमारे फेफड़ा के अंदर जाता है, और अंदर का, जब ये फेफड़ा के अंदर का ग्रेडियंट प्रेशर जब ज्यादा होता है तो अंदर से हवा क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो पहला पॉइंट सही है, रॉन्ग पॉइंट को टिक करना है। दूसरा नंबर पर है कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कंट्रिक्शन ऑफ डायफ्राम, मतलब डायफ्राम जैसे ही सिकुड़ता है तो इंस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। सही बात है, आप पढ़ चुके हैं कि ब्रीदिंग में जो है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स भाग लेता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है उसी समय इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की ओर जाता है, तो इंटरकोस्टल मसल्स बाहर जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच का जो मांसपेशियां होता है वो बाहर की ओर जाएगा, डायफ्राम नीचे आएगा, तो लंग्स के अंदर का जो है ग्रेडियंट प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही ग्रेडियंट प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? तो बाहर से एयर जो है लंग्स में भर जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बात भी सही है। तीसरा कहता है कि द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड द एस्टर्नम काउजिंग डिक्रीजेज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ये पॉइंट आपको गलत है। वैसे देखिए लास्ट वाला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कह रहा है कि ऑन द एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक हेल्दी व्यक्ति जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जब रेस्ट कर रहा होता है तो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। ब्रीथ यानी कि इनहेल एक्सहेल। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिएगा तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोरेसिक केज ऑफ मैन इज फॉर्म्ड अप। ध्यान रखिएगा, थोरेसिक केज की बात करेंगे तो 12 जो पीछे आपको अभी जस्ट पढ़ा है, थोरेसिक वर्टेब्रा आ जाएगा, 12 रिब्स आ जाएगा, और आगे का एस्टर्नम। क्या देख रहे हैं? मतलब थोरेसिक वर्टेब्रा, रिब्स और एस्टर्नम इसमें शामिल होगा। तो देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? रिब्स, एस्टर्नम एंड थोरेसिक वर्टेब्रा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है,
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली फॉर, आपको बता चुके हैं कि लंग्स में मिलियनों की संख्या में एल्वियोली होता है, और एल्वियोली का काम क्या होता है? गैसेज एक्सचेंज में भाग लेना। तो जितना ज्यादा नंबर में क्या होगा, जितना ज्यादा नंबर में एल्वियोलाई होगा, उतना ज्यादा मात्रा में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। तो इसके अनुसार देखो पहला नंबर ऑप्शन क्या कहता है? हैविंग स्पॉन्जी टेक्सचर एंड प्रॉपर शेप, बिल्कुल नहीं, गलत है। मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, सही बात है, ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज्यादा क्या हो जाए, मतलब ताकि गैसेज का डिफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तीसरा नंबर देखो, मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। मोर मोर नर्व सप्लाई, बिल्कुल नहीं, गलत है। इस तरीके से कहने का मतलब जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर दूसरा नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कहता है कि इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्न्ड बाय, तो बता दिए थे ना, वेंटिलेशन मूवमेंट में एक डायफ्राम भाग लेता है, दूसरा क्या भाग लेता है? दूसरा भाग लेता है इंटरकॉस्टल मसल्स। तो देखिए फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इस तरीके से जो है आपको ये 10 ऑब्जेक्टिव जो है यहां पर बताए हैं। जैसे जैसे आप टॉपिक को डील करिएगा वैसे वैसे हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताते रहेंगे, तो इसको अच्छे से देखिए, ठीक है।